हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और पिछले लेक्चर तक टू पोर्ट के क्वेश्चंस हम लोग सिंपल तरीके वाले करें जिसमें टू पोर्ट का एक ही सर्किट अवेलेबल था। बट इस लेक्चर से अब हम लोग क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ नेटवर्क्स, मतलब टू पोर्ट्स की जो कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको देखेंगे। और रिसेंट ईयर में काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करें क्वेश्चन नंबर 123 जल्दी से कर दीजिए इस क्वेश्चन को। कंसिडर द नेटवर्क शोन इन द फिगर, द ट्रांसमिशन पैरामीटर ऑफ द टू पोर्ट नेटवर्क आर। ये जो टू पोर्ट का इस तरीके से गिवन फिगर है उसके ट्रांसमिशन पैरामीटर दे रखे हैं, टीए पैरामीटर, टीबी, मतलब इस नेटवर्क का टीए और इसका टीबी। याद रखिएगा ये ट्रांसमिशन पैरामीटर है। ठीक है, तो आगे क्या दे रखा था, इंपीडेंस पैरामीटर ऑफ द ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क। इस पूरे ओवरऑल का इंपीडेंस पैरामीटर क्या होगा। अब सपोज करिए क्वेश्चन में ये ट्रांसमिशन पैरामीटर नहीं होते और इसकी जगह इंपीडेंस होते, मतलब जेड और जेड भी होता थोड़ी देर के लिए। तो इस तरह के जो नेटवर्क होते हैं उसमें डायरेक्टली हम क्या करते हैं, आपको फुल कोर्स में आप देखिएगा टू पोर्ट में, जिसमें मैंने आपको बना के बताया कि कहां पर कौन सा सर्किट बनता है जब एडिशन होता है। तो इस तरह का नेटवर्क बनता है जिसको हम सीरीज नेटवर्क भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, आपका जो Z पैरामीटर, अगर ये भी Z पैरामीटर इसका भी Z पैरामीटर अगर आपको अवेलेबल होता है तो दोनों को डायरेक्टली ऐड कर देते। बट इस बार आपको डायरेक्टली Z पैरामीटर अवेलेबल नहीं है। क्या पैरामीटर अवेलेबल है, ट्रांसमिशन पैरामीटर अवेलेबल है। तो अगर हम Z पैरामीटर से ट्रांसमिशन निकाल सकते हैं तो ट्रांसमिशन से Z भी तो निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते, निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते। तो एक काम करते हैं हम, हमारा लॉजिक या कॉन्सेप्ट ये है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि टीए और टीबी दोनों को हम लोग अगर ZA और ZB में कन्वर्ट कर ले तो डायरेक्टली उन दोनों को ऐड कर देंगे तो वही हमारा फाइनल आंसर होगा। ये तो बन गया प्लान, चलिए एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो ये टीए को लेते हैं ना, टीए को लेते हैं तो पूरा अच्छे तरीके से लिख दे, तो V1 और V1 और I1 के फॉर्म में लिखाएगा। ये हो जाएगा आपका 2V2 माइनस 3I2। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा V2 माइनस 2I2। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या लिख दिया, टीए जो था उसको इस तरीके से लिख दिया इक्वेशन के फॉर्म में। ठीक है, ट्रांसमिशन की इक्वेशंस। अब देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग, सेकंड इक्वेशन को रीअरेंज करिए। सेकंड इक्वेशन को अगर हम लोग रीअरेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, V2 इक्वल टू ये 2I2 उधर पहुंच जाएगा तो I1 प्लस 2I2। ठीक है, इसको रीअरेंज कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, और इस V2 को हम लोग कहां पुट कर देंगे, इस V2 को इस जगह पे पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, V1 इक्वल टू 2I1 प्लस 2I2, ठीक है, माइनस 3I2। ठीक है, इसको रीअरेंज कर देते तो V1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, I1 तो मुझे एक ही नजर आ रहा था, 2I1। ठीक है, और प्लस ये 4 बनेगा, 4 में से 3 चले जाएगा तो 1 बचेगा। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर, मीन्स ये बोल सकते हैं हम लोग कि ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1 जो कि रिक्वायर्ड है, और ये है 2। तो इसका ओवरऑल ZA पैरामीटर कितना हो जाएगा, ZA पैरामीटर हो जाएगा 2 और 1। ठीक है, पहली इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन हमारी 1 और 2। तो ये हो गया हमारा ZA। सो देखिए ZA आपका कैलकुलेट हो चुका है, और ध्यान से देखिए टी और टीबी दोनों पैरामीटर एग्जैक्टली आइडेंटिकल दिखाई दे रहे हैं मुझे, 2 3 1 2 2 3 1 2 बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। तो वापस से मुझे सेम इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब सेम चीज का सेम रिजल्ट आएगा तो इसका भी तो रिजल्ट वही होगा। तो सिमिलरली मैं क्या बोल दूंगा, ZB भी क्या रहेगा, 2 1 1 2। ठीक है, सेम रहेगा। और इन दोनों को हम लोगों को क्या करना है, प्लस करना है। तो Z टोटल आ जाएगा ZA प्लस ZB, दोनों का एडिशन। तो दोनों का एडिशन पोजीशन तो 2 से 2 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4। तो 4 4 डायगोनली और 2 2 4 4 2 2। तो B इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब सपोज करो अगर यहां पर टी और टीबी डिफरेंट होते तो आपको सिमिलरली ZB वापस से इक्वेशन जमा के निकालना पड़ता। बट लकीली यहाँ पे आपके पैरामीटर क्या है, सेम है। ठीक है, तो इस चीज के लिए कि सेम है कि नहीं थोड़ा सा दिमाग खुला रखना, नहीं तो पता चले उसकी भी इक्वेशन जमाने लग गए और आधा करने गए जब तक पता चला कि हमको इतना करना ही नहीं था। ठीक है, तो इस तरह की चीजें आपको एग्जामिनेशन में ध्यान रखना है ना, ताकि ओवर कैलकुलेशन नहीं करे, जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी ही कैलकुलेशन करे। तो ये था कॉम्बिनेशन वाला, समझ में आया आपको। डायरेक्टली इस डायग्राम को देख के डायरेक्ट ऐड मत करने लग जाना, ये सिर्फ और सिर्फ इंपीडेंस में ही ऐड होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124। द पैरामीटर ऑफ 4 टर्मिनल ब्लॉक्स आर 4 2 1 1।
अ सिंगल एलिमेंट ऑफ 1 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस एज शोन इन द फिगर। देखिए 4211 ये पैरामीटर वाई पैरामीटर दे रखा है और उससे एक सिंगल एलिमेंट 1 ओम क्या है ऐड किया है। द न्यू वाई पैरामीटर, इस ऐड करने के बाद नया वाई पैरामीटर क्या होगा। याद है क्वेश्चन जब हम लोगों ने इंपीडेंस जेड पैरामीटर के करते थे और ये सीरीज में 1 ओम लग जाता था तो हमारा पहला पैरामीटर अल्टर होता था, याद है ना। सिमिलरली यहां पर भी वैसे तो अल्टर होगा बट मैं आपको पूरा करके बताऊंगा, है ना। ऐसा डायरेक्टली यहाँ पे देख के 1 ओम को यहाँ पे 4 की जगह पे मत ज्वाइन कर देना, ठीक है। अगर ये रजिस्टर यहाँ होता और इंपीडेंस गिवन होता तो हम पहली पोजीशन को अल्टर कर देते, बट अभी यहाँ पे डायरेक्टली नहीं करना। अब इसमें क्या होगा, हम एक काम करते हैं, इसका y पैरामीटर पता है, अगर हम लोग किसी भी तरीके से इसका अगर हम y पैरामीटर निकाल लेते हैं, इसका y पैरामीटर कैसे मैं आपको बताता हूं, है ना। सपोज करिए ये है यहाँ पे 1 ओम, ये आपका 1 ओम है, ठीक है, और ये पैरामीटर हमारे प्लस माइनस, है ना। अब इसका ये 1 ओम आपको दे रखा है, इसका y पैरामीटर अगर आपने निकाल लिया तो ये y पैरामीटर, इन दोनों y पैरामीटर को डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अब इसको निकालने के लिए हमारे पास देखिए यहां पर अगर कुछ भी नहीं है, यहां पर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये ओपन सर्किट है और ओपन सर्किट का कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। ओमिक वैल्यू कितना होता है ओपन सर्किट का, इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट। तो आपको मैंने सिखाया था कि ये पाई नेटवर्क है और y पैरामीटर निकालना है, तो पाई नेटवर्क में शॉर्टकट कैसे होता है कि सबसे पहले तो आपको इनको ओमिक की, और ये जो ओमिक वैल्यू इसको आपको काय में महो या फिर सीमेंस में लेके आना पड़ेगा। तो 1 अपॉन कर देना है, इसको भी 1 अपॉन और इसको भी 1 अपॉन। इसको 1 को 1 अपॉन में करेंगे तो 1 ही रहेगा, 1 सीमेंस, और 1 अपॉन इनफाइनाइट को करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 सीमेंस, और ये कितना हो जाएगा 0 सीमेंस, ठीक है। अब हमें शॉर्टकट कैसे अप्लाई करना है, शॉर्टकट अप्लाई करने के लिए आपको इन दोनों को क्या करना है, ऐड कर देना। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा y11, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा y22, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा y11 और y22 कितना हो जाएगा 0 + 1, है ना, 0 + 1 तो 1, और ये y22 कितना है 0 + 1 1 हो गया, ठीक है। और यहां पर हमें इसको y12 और y21 ये माइनस साइन के साथ में जो भी है उसका माइनस साइन लगा देना, -1 और -1, ये y पैरामीटर बन गया इसका, ठीक है। और एक y पैरामीटर ऑलरेडी गिवन था, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 की पोजीशन पे 4 है ना, तो कितना हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 5, और ये -1, 2 में से -1 चले गया तो 1, 1 से 1 चले गया तो 0, इस पोजीशन पे 2, तो 5102 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ये वाली चीज अगर जिसको समझ में नहीं आ रही हो किस तरीके से मैंने शॉर्टकट लगाया, आपको फुल कोर्स में मैंने y पैरामीटर का शॉर्टेस्ट तरीका बताया था किस तरीके से करना है। z का भी मैंने शॉर्टेस्ट बता दिया इस क्रैश कोर्स में, y का भी बता दिया, ठीक है। मजा आया इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 124 हमारा फिनिश हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 124, अच्छा 124 था हमारा, ये 125 है। ये गेट 2017 का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। द कनेक्शन ऑफ 2 पोर्ट नेटवर्क शोन इन द फिगर, द एबीसीडी पैरामीटर n1 एंड n2 गिवन। आपको n1 और n2 है ना, ये n1 और n2 गिवन है, ये इसके दोनों के पैरामीटर गिवन है, और डायरेक्टली कास्केड में कनेक्शन है। तो ट्रांसमिशन में क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। देखिए इंपीडेंस और आपके बोल सकते हैं एडमिटेंस, मतलब z पैरामीटर और y पैरामीटर में एडिशन होता है, ट्रांसमिशन पैरामीटर में मल्टीप्लीकेशन होता है। तो बस करना कुछ भी नहीं है, इन दोनों पोजीशन पे वही है, डायरेक्टली आपको ट्रांसमिशन के फॉर्म में ही दे रखा है और किसी फॉर्म में दे नहीं रखा, तो डायरेक्टली ऐड कर देना, मतलब ऐड नहीं करना, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पर दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये देखिए 1501, और इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1002 इंटू 1। तो इसका मल्टीप्लीकेशन, बहुत सारे स्टूडेंट मल्टीप्लीकेशन भूल जाते हैं, तो यहाँ पे रो इंटू कॉलम होता है, तो 1 इंटू 1 1 प्लस 5 इंटू 0.2, है ना, तो 5 दूना 10 मतलब कि 1, है ना, 5 इंटू 0.2। फिर इस पोजीशन के लिए तो 1 इंटू आपका क्या हो जाएगा, ये इस पोजीशन के लिए लेते हैं 0 इंटू 1 तो 0 प्लस 1 इंटू 0.2, तो ये कितना हो जाएगा 0.2 हो जाएगा, ठीक है। और ये इस वाली पोजीशन के लिए अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा 1 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 1 5, ठीक है। फिर ये 0 इंटू 0 और 1 इंटू 1,
तो 0 + 1, तो अल्टीमेटली ये आपका रहेगा, है ना, गलती मत करना, 2 5 0.2, आपको कहते कहते कहीं मैंने तो गलती नहीं करी, 2 5 0.2 और 1, ए इज द करेक्ट आंसर। नहीं तो आप बोलेंगे सर बार बार ये बोलते रहते हैं और खुद ही गलती कर देते हैं, है ना, कई बार हो जाती है कैलकुलेशन मिस्टेक थोड़ा जल्दी करने में। तो आप तो अब इतना समझ गए होंगे कहाँ पे मिस्टेक होती है। तो बाय डिफॉल्ट स्टूडेंट मशीन पावर सिस्टम में तो ये है कि समझ जाता है कि हाँ यहाँ पे लिखा है √2 बोल रहे हैं सर, √2 लगाया ही नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट बड़ा सब्जेक्ट है तो कई बार चीजें हो जाती है। चलिए, तो मल्टीप्लिकेशन में ध्यान रखना, खासकर अगर डायरेक्ट, देखिए कई बार क्या होता है ना, हम लोग ऐसा मुंह जो अपने दिमाग के अंदर कैलकुलेट करने लगते हैं। इंटेलिजेंट पीपल के साथ क्या होता है ना, ये गड़बड़ी होती है, वो दिमाग लास्ट इक्वेशन कैलकुलेट नहीं करते, डायरेक्ट आंसर पे पहुंचने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर नंबर कटने के चांस है, कैलकुलेशन एरर हो सकती है। तो आपको थोड़ी सी देर लगे बट इस तरीके से आप सॉल्व जरूर करना है, क्योंकि ये तो बहुत आसान था, बड़े बड़े भी आए तो वहां पे गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये 17 का बहुत ही ईजी क्वेश्चन, देखिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना था। अब बहुत सारे स्टूडेंट अगर यहाँ डायरेक्ट ऐड कर देंगे तो फिर दिक्कत है, ऐड नहीं करना है आपको, डायरेक्टली ट्रांसमिशन में मल्टीप्लीकेशन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 126, ये भी गेट का बहुत धांसू क्वेश्चन है। ठीक है, 2 पैसिव 2 पोर्ट नेटवर्क इस तरीके से आपको दे रखा है। देखिए आपको 2 पोर्ट की इक्वेशन नजर डालिए, यहाँ पे माइनस नहीं है ना, ये प्लस है। क्या ये प्लस है? क्यों प्लस है? क्योंकि इनके करंट पोर्ट के अंदर नहीं आ रहे, बाहर जा रहे, जस्ट लाइक पावर सिस्टम। पावर सिस्टम में करंट बाहर की साइड जाता है, इस वजह से यहाँ पे पॉजिटिव रहता है। 2 पोर्ट के अंदर करंट होता तो फिर क्या होता, अंदर होता तो यहाँ पे माइनस होता। तो इन्होंने करंट के डायरेक्शन बाहर की साइड रखे और इक्वेशन में भी देखो प्लस लिया है। पढ़ते क्वेश्चन बहुत इत्मीनान से पढ़िए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 2 passive 2 port network are connected in cascade as shown in the figure. A voltage source is connected at port 1. Voltage source port 1 पे connected. ठीक है, given V1 और I1, V1 और I1 और V2 और I2, मतलब इस वाले का आपको ये पैरामीटर गिवन है, नेटवर्क 1 का गिवन है, और सिमिलरली यहाँ पे नेटवर्क 2 का गिवन है, नेटवर्क 2 का गिवन है, ये आपके नेटवर्क 2। अब देखिए आपको यहाँ पर अननेसेसरी का ये सोच के नहीं लिखना है कि सर करंट का डायरेक्शन उधर तो यहाँ पे माइनस प्लस करे, नहीं, उन्होंने करंट बाहर की साइड रखा है तो उसका पॉजिटिव साइन लगा दिया है। मतलब क्वेश्चन देने वाला अपनी जगह सही है, अपने को उसको करेक्ट नहीं करना है कि नहीं भाई ये नेटवर्क का क्वेश्चन है, क्योंकि ओवरऑल गेट के पेपर में ये थोड़ी पता है आपको कि ये नेटवर्क या पावर सिस्टम से डिजाइन है। आपको जो लॉजिकल है, लॉजिक जो बोलता है उसके हिसाब से इक्वेशन सही लिखी है। ठीक है, तो आपको छेड़खानी क्वेश्चन के अंदर नहीं करना अपनी मर्जी से। चलिए, ये वहां एग्जामिनेशन में ये नहीं लिखा रहेगा कि ये नेटवर्क का क्वेश्चन है या पावर सिस्टम का क्वेश्चन है। आपको क्या पता, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ क्वेश्चन ऐसा लगता है ये मशीन का है या पावर सिस्टम का है ना, सिंक्रोनस में कई बार ऐसा हो जाता है। तो आपको इतना दिमाग नहीं लगाना, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। A1 B1 C1 D1 A2 B2 C2 D2, मतलब यहाँ के इसके पैरामीटर अगर मैं बोलूँ तो ये पैरामीटर हम लोग लिख देते हैं नेटवर्क A के, ये हो जाएगा A1 B1 C1 और D1, और नेटवर्क 2 के पैरामीटर A2 B2 C2 और D2। ठीक है, और ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये हमारा ओवरऑल हो जाएगा V1 और I1, और इधर मल्टीप्लिकेशन में V3 और I3, नॉट माइनस है ना, क्योंकि माइनस मत लगाना अपनी मर्जी से। चलिए, आर जनरेटेड सर्क्यूट कॉन्स्टेंट, ये तो ऑब्वियस सी बात है। इफ द थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्क्यूट एट पोर्ट 3 पे थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्क्यूट एट पोर्ट 3 कंसिस्ट ऑफ वोल्टेज सोर्स VT एंड एन इम्पीडेंस ZT कनेक्टेड इन सीरीज, देन। अब देखो, और ऑप्शन आपको दे रखा है VT, थेवेनिन्स वोल्टेज और थेवेनिन्स इम्पीडेंस आपको निकालना है। कहां पर? पोर्ट 3 पर। पोर्ट 3 पे आपको निकालना है। तो मुझे एक चीज बताइए, पोर्ट 3 पर अगर हमें यहां से देखते हैं, ओपन सर्क्यूट करते हैं अगर, ठीक है, ओपन सर्क्यूट करते हैं, आप लॉजिकल तरीके से बताइएगा कि यहां पर VTH अगर मुझे लिखना है तो मैं किसको लिख दूंगा? V3 को VTH लिख दूंगा, बिल्कुल लिख दूंगा, है ना। VTH किसको लिखूंगा? V3 को लिखूंगा, ओपन सर्किट वोल्टेज यही है। अच्छा, मुझे एक चीज और बताइए कि अगर मुझे यहां से इंपीडेंस निकालना है तो यहां पर मैं इंपीडेंस निकालता हूं, ये हमारा Z इक्विवेलेंट इंपीडेंस, ZTH या Z इक्विवेलेंट जो भी लिखे आप, ZTH है, तो ये किसका रेशो होता है? यहां पर हम लोग एक बैटरी वोल्टेज सोर्स लगाते हैं, है ना, जस्ट लाइक अभी यहाँ पे वोल्टेज सोर्स मानू V3 का, थोड़ी देर के लिए इस वोल्टेज सोर्स को मैं V3 मान लेता हूँ, V3, और V3 से जाने वाला जो करंट है ये V3 वोल्टेज सोर्स, और यहाँ से जाने वाला करंट जो अंदर की साइड में जाएगा,
है ना, अंदर के साइड में जाएगा। तो ये जो I है, ये I इक्वल टू माइनस I3 बोल सकता हूं मैं, क्योंकि ये दोनों आमने सामने डायरेक्शन में है ना। तो यहां पर मैं बोलूंगा V3, एक वोल्टेज सोर्स लगाऊं जिसकी वैल्यू V होगी, तो V बोलूं या V3 बोलूं, बात तो है कि V3 बोल दिया मैंने थोड़ी देर के लिए, और यहां से जो करंट जा रहा होगा वो I बोलूं या माइनस I3 बोलूं, बात तो एक ही है। इसका मतलब है कि ये मैं हटा रहा हूं, है ना, कंफ्यूज नहीं हो आप पूरी तरीके से, ठीक है। तो कहने का मतलब है, आपका कहने का मतलब है कि यहां से अगर ओपन सर्किट देखता हूं तो वो VTH इक्वल टू V3 कहलाता है, और अगर मैं ZT देखता हूं, ZT में मैं क्या करूंगा, ZT थेवेनिन इंपेडेंस निकालने का तरीका क्या है, दो मेथड बताई थी मैंने, है ना, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के जब हो तब दो मेथड, बाकी नॉर्मल अगर हम लोग देखें तो यहां पर एक बैटरी लगा दो, टेस्ट वोल्टेज लगा दो और वहां से करंट फ्लो करा दो, और उन दोनों का जो रेशो होगा वो हमारा ZTH होगा। और उस टाइम पर आपको क्या करना है, आपके इंडिपेंडेंट सोर्स को इनएक्टिव करना है। इसका मतलब ये करते टाइम पर हमें क्या करना है, V1 को 0 पुट करना है, याद रखना, है ना, V1 को 0 पुट करना है। और जब VTH निकाल रहा हूं तो ये I3 क्या हो जाएगा, I3 उस टाइम पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। I3 क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ओपन सर्किट है। अब ये माइनस साइन वाली कहानी में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मैं यहाँ पे टेस्ट वोल्टेज लगाऊंगा तो उससे करंट अंदर के साइड में जाना चाहिए, बट मैं I लिखने की बजाय I3 की टर्म में अगर लिखूं तो माइनस I3 लिख दूंगा। तो V3 डिवाइडेड बाय माइनस I3 इज द ZTH। समझ में आ गया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा देखिए ऑप्शंस जो नजर आ रहे होंगे आपको, A1, A2, B1, B2 इनके कॉम्बिनेशन में आ रहे होंगे। इसका मतलब इन इक्वेशन से हमें जाना पड़ेगा। तो मैं पहली इक्वेशन अगर लिखूं V1 इक्वल टू, या V1 और I1 लिख देता हूं यहाँ पे, और यहां पर पहली इक्वेशन अगर लिखो और इसको इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूं, तो ये कितना हो जाएगा, A1 A2 प्लस B1 C2, फिर C1 A2 प्लस D1 C2, ठीक है। और यहां पर कितना हो जाएगा, ये हमारा इस पोजीशन पे A1 B2 प्लस B1 D2, ठीक है। और यहां पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा इस पोजीशन पे C1 B2 प्लस D1 D2, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा इस साइड में लेके आ जाता हूं, ठीक है। मैं इस साइड में लेके आ गया। अब यहां पर देखिएगा V3 और I3, ये हो गया, मैंने मल्टीप्लीकेशन कर दिया। ये ओवरऑल आपका इन दोनों पोर्ट्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो ओवरऑल आपका ट्रांसमिशन पैरामीटर है वो है। अब देखिएगा यहां पर अगर मैं पहली इक्वेशन बनाऊं तो क्या हो जाएगा, V1 इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 C2 इंटू V3 प्लस A1 B2 प्लस B1 D2, ठीक है, एंड I3। अब आपको अगर VTH निकालना, सबसे पहले VTH तरफ चलते हैं। तो VTH किसको बोलेंगे, V3 को VTH बोल देंगे, है ना, क्या बोल देंगे, V3 ही हमारा क्या है, VTH है ना। और उस टाइम पर I3 क्या होगा, उस टाइम पर I3 आपका 0 रहेगा। तो यहां पर ये हमारा VTH बन जाएगा और I3 0 हो जाएगा। तो ये VTH है ना, यहाँ पे I3 0 थी, पूरी टर्म 0, V3 को VTH लिख दूंगा। तो यहां पर VTH इक्वल टू हो जाएगा V1 डिवाइडेड बाय A1 A2 प्लस B1 C2। कुछ ऑप्शन नजर आ रहा है, V1 इक्वल टू A1 A2 B1 C2, मतलब A ऑप्शन तो नहीं है बिल्कुल भी, और C ऑप्शन भी नहीं है। B और D में संभावना नजर आ रही, क्योंकि दोनों का A1 A2 B1 C2 आ चुका है, मतलब A और C ऑप्शन आपके नहीं आंसर होंगे। B और D है वो आपके इंपिडेंस से चेक हो जाएंगे। अब इंपिडेंस के टाइम पे आपको क्या करना है, सिमिलरली इंपिडेंस में V3 और I3 व्हेन V1 इक्वल टू 0, मतलब है कि V3 और I3 का इक्वेशन है, V1 0 कर दो, तो सेम इक्वेशन आपको यूज कर लेना है। सेम इक्वेशन कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये टर्म आपका हो गया 0, ये 0 हो गया। तो V3 और I3 तो उस साइड में ले गए, और V3 और I3 का कॉम्बिनेशन बैठेगा तो ये उधर पहुंच जाएगा, और इसके नीचे मतलब V3 और I3 माइनस साइन ले रहा हूं, है ना मैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये इधर आएगा और ये इस साइड में चले जाएगा, नहीं ये इसको इधर ले आते हैं। तो ये B1 B2 नॉट B1 B2 A1 B2 B1 D2 डिवाइडेड बाय ये वाली टर्म नीचे A1 A2
प्लस B1C2। ठीक है, माइनस साइन हटा दे रहा हूं क्योंकि यहां पर ZTH में क्या है, माइनस ऑलरेडी है, तो जो माइनस साइन आएगा यहाँ पे वो माइनस साइन मैंने एलिमिनेट करके इधर लिख दिया है ना। ये माइनस साइन को मैं इधर ले आया हूं और इसी को हम लोग ZTH बोलेंगे। कहां पे नजर आ रहा है ये, A1B2 प्लस B1D2 और A1A2 प्लस B1B, मतलब ये आपका ऑप्शन डी इज दी आंसर। ठीक है, तो मजा आया इस क्वेश्चन में। तो आपको देखो यहां पर कुछ नहीं करना था, रीअरेंज करना था, कुछ थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट के जो लॉजिक्स थे उनको ध्यान रखना था। अगर वो ध्यान नहीं होता, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट निकालने के तरीके अगर आपको नहीं पता होते तो ये क्वेश्चन करने में दिक्कत आती। कब, ZTH के टाइम पे V1 0 करना है, ओपन सर्किट है तो I3 0 करना है, ये सारी चीजें जीरो करना थी। तो क्वेश्चन नंबर 126 खत्म होता है 2017 का। बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन था ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 127 है, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, लेटाइस नेटवर्क के ऊपर है, बट एग्जैक्टली लेटाइस नेटवर्क है नहीं। लेटिस बोल लीजिए, लेटाइस बोल लीजिए, एक शॉर्टकट होता है, एक स्टैंडर्ड केस होता है नेटवर्क थ्योरी में। मैंने आपको इस तरीके से बताया भी होगा फुल पैकेज में। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या रहता है, एक ZB यहाँ पे गिवन है और सिमिलर ZB यहाँ पर है, दोनों का वैल्यू सेम है, ZB कर दिया है, और एक आपका डायगोनली कुछ इस तरीके से ZA होता है और इस तरीके से डायगोनली ZA रहता है। ठीक है, ZA डायगोनल वाले जितने भी हैं वो ZA बोल दिए, या कुछ भी, मतलब वैल्यू सेम होगी कहने का मतलब है। और अपर वाले जो सीरीज वाले हैं ZB और ZB, इनकी वैल्यू सेम होगी। इसको बोलते हैं सिमेट्रिक लेटाइस नेटवर्क। तो सिमेट्रिक लेटाइस नेटवर्क के डायरेक्टली अगर आपको पैरामीटर फाइंड आउट करना हो तो वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, Z11 इक्वल टू Z22, तो ये हो जाते हैं हमारे ZA प्लस ZB डिवाइडेड बाय 2, और Z12 और Z21 का फाइंड आउट करना हो तो ZA माइनस ZB डिवाइडेड बाय 2। तो ये तो रहा आपका सिमेट्रिक नेटवर्क। बट क्या ये क्वेश्चन सिमेट्रिक नेटवर्क का है? नहीं, आप गलती से भी इसको शॉर्टकट की तरफ से मत ले जाना। अब देखिए यहां पर जब भी आपको कुछ इस तरीके से सिमेट्रिक लेटाइस नहीं मिले, ये मेथड अलग कर दो, आपको यहाँ पे सिमेट्रिकल नहीं है, अनसिमेट्रिकल है, क्योंकि डायगोनल में 0 ओम है और ऊपर भी आपके रेजिस्टेंस अलग अलग है। अब यहां पर आपको क्या करना होगा वो देखिए, है ना। अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे डील करना है, ये 2016 का क्वेश्चन भी गेट का ही क्वेश्चन है। इसको हम लोगों ने 3 ओम यहाँ पे बना दिया और यहाँ पे बना दिया ये हमारा 6 ओम, और निकालना क्या है आपको वो देख लेते हैं। निकालना है आपको Z पैरामीटर। अब Z पैरामीटर निकालना है तो थोड़ी देर के लिए Z पैरामीटर की इक्वेशन क्या है, V1 इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2। ठीक है, और चलो पहली इक्वेशन ही देख लेते। तो पहली इक्वेशन के हिसाब से अभी हमारा यहाँ पर मुझे अगर Z11 निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, V1 डिवाइडेड बाय I1 व्हेन I2 इक्वल टू 0। ठीक है, I2 इक्वल टू 0। और सेकेंड एक्सप्रेशन क्या है आपकी, सेकेंड एक्सप्रेशन अगर मैं लिखूं तो वो हो जाएगी आपकी V2 इक्वल टू Z21 I1 प्लस Z22 I2। और अगर मैंने यहाँ पर I2 0 किया है तो यहाँ पर भी अगर I2 0 करूंगा तो Z21 कितना हो जाएगा, V2 डिवाइडेड बाय I1 व्हेन I2 0। तो एक काम करते हैं हम लोग, ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास, तो I2 0 कर देते हैं और I2 0 करने के बाद हम लोग V1 और I1 और V2 और I1 का रेशो निकाल लेंगे तो 2 पैरामीटर हमारे आ जाएंगे। मतलब कौन कौन से पैरामीटर आ जाएंगे आपके, Z11 और Z21। इसका मतलब है कि Z11 पोजीशन और Z21 की पोजीशन आपकी आ जाएगी, तो वहां से काफी चीजें क्लियर हो जाएगी। अगर आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो आपके फिर वापस आपको क्या करना है, सिमिलरली जैसे हम लोग I2 0 करके इसको सॉल्व करेंगे, सिमिलरली आपको I1 इक्वल टू 0 करके पूरा सॉल्व करना है। अब चलिए यहां पर हम आ जाते हैं, थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूं, है ना। तो ये पूरा सर्किट पहले बना लेते हैं, ये आपका शॉर्ट सर्किट और इधर से भी, है ना। अब देखिएगा यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना, ये है V1, यहां से इनपुट I1 गया और ये आपका कितना हो गया 0 एम्पेयर। I2 क्या है, आपको 0 रखना है, तो जब 0 एंटर हुआ तो लीव भी कितना करेगा, 0 करेगा। अब थोड़ी देर के लिए यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए कि ये जो I1 करंट है ये 2 ब्रांच में डिवाइड होगा, दोनों ब्रांच में डिवाइड होगा। तो ये यहां से होता हुआ इधर तो जाएगा नहीं, ये वापस इस साइड से होता हुआ, देखो मैं ये बना देता हूं, इधर होता हुआ बाहर निकलेगा और यहां वाला
थोड़ा सा डिफरेंट कलर ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। ये वाला जो करंट है ये कुछ इस तरीके से आएगा और यहाँ से होता हुआ वापस से निकल जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये I1 करंट स्प्लिट होगा, कितने में स्प्लिट होगा? 2 ब्रांच में, जिसका इसका रेजिस्टेंस कितना है 6 ओम है और इसका कितना है 3 ओम है। थोड़ी देर के लिए मैं 3 ओम वाले करंट को I3 बोल देता हूं, I3 बोल देता हूं थोड़ी देर के लिए। तो क्या मैं KVL एक्सप्रेशन लिख दूं? KVL एक्सप्रेशन कहां पे लिख दूंगा मैं? KVL एक्सप्रेशन ऐसे इस तरीके से गया और यहां पे KVL एक्सप्रेशन लिख दूंगा। तो V1 और ये प्लस और माइनस -3I3 इक्वल टू 0, इस तरीके से मैंने KVL एक्सप्रेशन लिख दिया। अब इस I3 की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो I3 की वैल्यू क्या है? क्योंकि ये I1 करंट 2 उसमें डिवाइड हो रहा है, किस किस में? एक 6 ओम में और एक 3 ओम में। तो क्या मैं करंट डिवीजन रूल लगा सकता हूँ? करंट डिवीजन रूल लगा लूंगा तो I3 इक्वल टू, जिसमें निकालना है वो जिसमें नहीं निकालना वो ऊपर 6 डिवाइडेड बाय 6 + 3 और टोटल करंट I1। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9, 3 दूना 6, 3 तारी 9, ठीक है 9 हो जाएगा ना। तो 3 से कट हो जाए, 3 दूना 6, 3 तारी 9, तो 2/3 I1। मतलब मैं V1 इक्वल टू -3 I3 की जगह क्या लिख दूंगा? 2/3 I1 इक्वल टू 0। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो V1 डिवाइडेड बाय I1 का जो रेशो है वो कहलाएगा 2 ओम। दैट इज अवर Z11। ठीक है, समझ में आया? बहुत ही ईजी था। करंट डिवीजन रूल लगाना था आपको, क्योंकि आपके जो करंट I1 है वो 2 ब्रांच में स्प्लिट हो रहा है ना। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, एक इधर से जाते हुए ये ब्रांच हो गई, ये ब्रांच, क्योंकि इधर तो 0, इनका कंट्रीब्यूशन कुछ है नहीं, है ना। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा? मैंने क्या करा? KVL लिख दिया और ये I3 को एलिमिनेट कर दिया। I3 को करंट कैसे निकाले? करंट डिवीजन से मैंने I3 को करंट I1 की टर्म में निकाल लिया। अब ऑप्शन देखिए, Z11 कितना है? 2 है, मतलब 2, ये 9 मतलब C और D वाले हमारे आंसर बिल्कुल भी नहीं है। C और D हमारे आंसर नहीं होंगे, A और B ही होंगे। चलिए, तो इसका मतलब अभी और करना पड़ेगा हमें। एक Z21 और निकाल लेते हैं। Z21 निकाल लेंगे तो देखिए 21 कहाँ होता है? Z11, देखिए 21 कहाँ है? ये वाली पोजीशन। तो थर्ड पोजीशन पे एक -2 और एक 2 है, मतलब Z21 अगर आपने निकाल लिया तो आपका आंसर फाइनल आ जाएगा। अब 21 निकालने के लिए देखिए वापस से क्या करेंगे? V2 और I1 का लिखना है आपको। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, इस दफे थोड़ा सा कलर अलग ले लेते हैं। यहां पर प्लस माइनस ये है V2, ठीक है V2, और यहां पर KVL में कुछ इस तरीके से लिख देता हूं। KVL मैंने ऐसे लिख दिया, KVL ऐसे लिख दूंगा। तो KVL ऐसे लिख दूंगा तो कितना हो जाएगा? V2, ठीक है, और प्लस इस बार प्लस 3I3 इक्वल टू 0। और I3 का इक्वेशन तो वही आएगा, 3 × 2/3 I3 इक्वल टू 0, नॉट I3, I1 इक्वल टू 0। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, उधर जाएगा तो V2 डिवाइडेड बाय I1 का रेशो क्या कहलाएगा? -2 ओम। दैट इज V2 डिवाइडेड बाय I1 Z21, मतलब -2। तो कौन सा हो जाएगा? -2। तो A इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। मजा आया? आपको इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। KVL लिखना है, साइन का ध्यान रखना, क्योंकि ये करंट हमने मान लिया तो प्लस माइनस, तो इधर लिखते टाइम पे ये KVL लिखने आए तो बाद वाला साइन प्लस वाला लेना है, ठीक है। तो ये थोड़ी छोटी छोटी जो चीजें हैं ना आपको ध्यान में रखना है, बाकी चीजें बहुत आसान है। तो जब भी इस तरीके का सिमेट्रिक लेटिस नेटवर्क या लेटाइस जो भी बोलना चाहो आप अपने हिसाब से, अगर सिमेट्रिक है तो डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए, और नहीं है तो आपको एक एक करके पैरामीटर निकालने पड़ेंगे, ठीक है, एक एक करके पैरामीटर निकालने पड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 2 पोर्ट के क्वेश्चन डिस्कशन का, ठीक है, और इसके बाद आपका लगभग नेटवर्क थ्योरी का क्रैश कोर्स फिनिश हो जाएगा, है ना। अब आप बोलेंगे सर मैग्नेटिक कपल सर्किट वगैरह, बिल्कुल होगा, एक लेक्चर में वो सारी चीजें करवा दूंगा मिसलिनियस के नाम से, जो भी बचा कुचा है सब कुछ एक लेक्चर में हम लोग कवर कर लेंगे। आई होप बहुत ज्यादा नहीं बचा। मैग्नेटिक कपल सर्किट का आप चाहें तो फुल कोर्स में भी जाके देख सकते हैं सारी चीजें। इन दी सर्किट शोन इन द फिगर द ABCD पैरामीटर्स आर। अब देखिए ये होता है आइडियल ट्रांसफॉर्मर। क्या होता है ये? आइडियल ट्रांसफॉर्मर। अब आइडियल ट्रांसफॉर्मर में आपको ये पता होगा, अब तो लगभग इंस्ट्रूमेंटेशन में भी ट्रांसफॉर्मर ऐड हो गया, तो ये तो अब पता चल गया होगा। टर्न रेशो कैसे निकालते हैं? V1 डिवाइडेड बाई V2 इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 1, ये आपका टर्न रेशो है, ठीक है। और सिमिलरली अगर मैं इसको उसमें अरेंज करूं करंट के फॉर्म में, तो करंट के फॉर्म में क्या हो जाएगा? I1 डिवाइडेड बाय I2 इक्वल टू, उल्टा चलता, I1 के साइड में 2 है तो इधर क्या होगा? 1,
और 1/2। अब एक चीज का ध्यान रखना, नॉर्मल ट्रांसफार्मर में जो करंट का साइन होता है वो बाहर की साइड में जाता है, बट 2 पोर्ट में अंदर की साइड में आता है, इस वजह से हम लोग यहाँ पे माइनस लगाते हैं। समझ में आया? अब देखिएगा, ट्रांसमिशन पैरामीटर निकालना है तो एक काम करते हैं, इसको एक्सप्रेशन को V1 इक्वल टू 2V2 ऐसा लिख सकते हैं, प्लस या माइनस जो भी रखें, मतलब कि -0I2, कुछ भी नहीं तो -0I2, ठीक है। सिमिलरली मुझे अगर I1 चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 0V2, कुछ भी नहीं तो 0 लिख दिया मैंने, माइनस ये कितना हो जाएगा -1/2I2, -1/2I2। क्या इन इक्वेशंस को क्या ऐसे लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यहाँ से ABCD पैरामीटर क्या मिल जाएगा? 2 0 0 1/2, नॉट -1/2, है ना। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2 0 0 1/2। तो B इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसी तरीके से आप हाइब्रिड पैरामीटर भी निकाल सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा सर Z पैरामीटर और Y पैरामीटर क्या निकाल सकते हैं? तो मैं बोलूंगा इस आइडियल ट्रांसफार्मर का Z पैरामीटर और Y पैरामीटर एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि ये जो इक्वेशंस है, Z पैरामीटर क्या होता है? V1 और इन टर्म्स ऑफ I1 एंड I2, फंक्शन ऑफ किसका? I1 और I2। तो मुझे बताइए यहाँ पर V1 और V2 है, तो इसमें कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं है। V1 इक्वल टू 2V2 सिंपली। अब इसमें I1 की टर्म में इस V1 को मैं I1 और I2 की टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकता, है ना। सिमिलरली मेरे पास मजबूरी हो जाएगी अगर मैं Y पैरामीटर निकालूं। Y पैरामीटर क्या है? करंट इज द फंक्शन ऑफ V1 एंड V2, ठीक है। तो वो भी मैं यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं कर सकता, करंट को वोल्टेज के फॉर्म में और वोल्टेज को करंट के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकता। इस वजह से Z पैरामीटर और Y पैरामीटर आइडियल ट्रांसफार्मर के एग्जिस्ट नहीं करते हैं। सिंपली आपके ABCD, हाइब्रिड, G पैरामीटर, इनवर्स ABCD या फिर इनवर्स हाइब्रिड सब कुछ एग्जिस्ट करते हैं सिवाय Z और Y पैरामीटर को छोड़ के, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैंने बता दी है। मैग्नेटिक कपल सर्किट जो आपको मैंने फुल कोर्स में पढ़ाया ना, उसमें ट्रांसफार्मर वाला टॉपिक पूरी तरीके से कवर है, ठीक है। तो एट दिस नोट आपका पूरा का पूरा नेटवर्क थ्योरी का क्रैश कोर्स फिनिश होता है। एक आध लेक्चर और है, ईसी वालों के लिए तो फिनिश हो गया। अब ईसी वालों को आगे नहीं पढ़ना है। ईसी मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वालों को अब आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है इसके अलावा। हाँ, मैग्नेटिक ग्राफ थ्योरी सिलेबस से हट चुका है, तीनों ही ब्रांचेस में ग्राफ थ्योरी नहीं है। कुछ मिसलेनियस टॉपिक है लाइक आपका 3 फेज, तो 3 फेज सर्किट इलेक्ट्रिकल, ईसी वालों को तो वैसे भी नहीं पढ़ना है। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए ऑलरेडी आपको नेटवर्क में पढ़ने की जरूरत नहीं। पावर सिस्टम मशीन अगर आप पढ़ के आए तो 3 फेज में आपको दिक्कत कहीं से कहीं तक नहीं आएगी। दूसरा एक दो टॉपिक ऐसे मैग्नेटिक कपल सर्किट, तो मैग्नेटिक कपल सर्किट को मैं एक लेक्चर बनाऊंगा और नेटवर्क थ्योरी के क्रैश कोर्स का, जिसमें मैग्नेटिक कपल सर्किट के ऊपर 2-3 अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चन करा दूंगा, जिससे कि बहुत सारे स्टूडेंट को डर लगता है। वैसे तो मैंने फुल कोर्स में हर छोटी छोटी चीज बताई है, बट इतना डिटेल में नहीं। क्वेश्चंस के थ्रू मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा दूंगा मैग्नेटिक कपल सर्किट के, क्योंकि वहां से क्वेश्चन इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच में और इलेक्ट्रिकल ब्रांच में आने की पॉसिबिलिटी होती है। एक आध क्वेश्चन में लोकस डायग्राम के ऊपर भी करा दूंगा। वैसे मैंने लोकस डायग्राम को बहुत अच्छे से कवर किया है फुल कोर्स में, बट फिर भी एक आध क्वेश्चन में यहाँ पे करा दूंगा ताकि एक आइडिया दे दूंगा, एक रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है। और बच्चा आई थिंक एक टॉपिक और है आपका पैसिव फिल्टर्स। ऑलरेडी इंस्ट्रूमेंटेशन वाले गाइस पैसिव फिल्टर आपने एनालॉग वगैरह में फिल्टर बेहतरीन तरीके से पढ़े हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे अलग से कुछ पढ़ाना है। बट फिर भी आपको लगता है मेरे नेटवर्क में जी सेंटर पे जाइएगा फुल कोर्स में, वहाँ पे पैसिव फिल्टर, लो पास, हाई पास किस तरीके से देखते हैं, सब कुछ मैंने वहाँ पे कवर करवा दिया है। तो लगभग अब देखा जाए तो मुझे आगे पढ़ाने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी एक लेक्चर और ला दूंगा मैं आपके लिए, जिसमें सारे मिसलेनियस टॉपिक मुझे जो लगते हैं कि हाँ इनको बताना चाहिए आपको एग्जामिनेशन हॉल में बैठने से पहले, वो चीजें बता दूंगा। तो एक लेक्चर रिमेनिंग रहेगा आपका। बाकी आप बहुत अच्छे से रिवाइज करते रहिए, चीजों को पढ़िए, बहुत ज्यादा आउट ऑफ बॉक्स मत सोचिए। जो आपने पढ़ा है कॉन्फिडेंस रखिए। टेस्ट सीरीज में नंबर नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। आप जो जितने अटेम्प्ट ले रहे हैं वो सही से हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं, इन चीजों का आप खासा ध्यान रखिए, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से ईसी स्टूडेंट, क्योंकि इनका लास्ट लेक्चर है। और इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए एक लेक्चर और लेके आऊंगा, ठीक है। थोड़ा पेशेंस बनाए रखिए, वो लेक्चर भी जल्दी आएगा और मजे से हम लोग पूरा नेटवर्क थ्योरी फिनिश कर देंगे इस क्रैश कोर्स का सीरीज। ओके, बाय।